क्या एक बार एसीएल सर्जरी फेल हो गई तो दूसरी बार एसीएल सर्जरी पॉसिबल है या नहीं है? तो ये वीडियो के माध्यम से मैं रिवीजन एसीएल सर्जरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें एसीएल टेयर, लिगामेंट टेयर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि हमने प्राइमरी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किसी पेशेंट का किया हुआ होता है पर वो फेल हो जाता है और वो जो रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ लिगामेंट है वो फिर से टूट जाता है। तो ये कौन कौन से कंडीशन में होता है, दूसरा उसका क्या लक्षण रहता है, किस तरह से हमको पता चलता है कि ये एसीएल फिर से टूट गया है कि नहीं टूट गया है, और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करेंगे। तो एसीएल सर्जरी के फेल होने के कारण क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट थिंग ये होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, रस्सी पड़ गया है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो लिगामेंट डाला हुआ है वो किसी तरह से लूज हो गया है। क्या आपने गलत तरीके से फिजियोथेरेपी किया है, आपने जो आपके डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन आपको दिया हो आपने उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, उसके कारण हो सकता है। या फिर आपका एसीएल सर्जरी हो गया है पर पहले 3 से 4 महीने के अंदर आपको फिर से इंजरी हो गया है, फिर से ट्विस्टिंग इंजरी हो गया है, तो भी ये लिगामेंट फिर से टूट सकता है। एसीएल री टेयर, जो लिगामेंट हमने रिकंस्ट्रक्ट किया होगा वो फिर से टेयर हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या रहते हैं एसीएल री टेयर के? वन थिंग कि जो आपको पहले प्रॉब्लम था कि पैर घूम जाए, पैर अनस्टेबल लगे, वो वापस होना चालू हो जाएगा। घुटने के अंदर कट कट की आवाज आना चालू हो जाएगी, घुटने के अंदर सूजन आ जाएगी, घुटने के मसल्स का बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगा। तो ये सब लक्षण है कि एसीएल का फिर से इंजरी हुआ है कि नहीं, एसीएल फिर से टूटा है कि नहीं, वो देखने के लिए जब ऐसा कोई भी आपको सिम्टम लगे तो आपने जहां पे भी एसीएल का ऑपरेशन करा हुआ है वो डॉक्टर को आप मिले, उससे एक बार क्लिनिकल एवैल्यूएशन कराए कि क्या वो लैक्सिटी जो पहले था वो वापस आपको आ गया कि नहीं, वो डॉक्टर एक बार क्लिनिकली देखे, उसके बाद आपको फर्दर गाइडेंस दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं किया होता है, आपने रिहैब प्रॉपर नहीं किया होता है, आजू बाजू की मसल्स, ऊपर की मसल से क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं, वो बहुत ही वीक होता है। तो ये जो मसल वीक होता है उसके कारण भी आपको कभी ये लचक फील होती है। तो कभी कभी ऐसे केसेस के अंदर हम लोग आगे के मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वेट उठा के उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको रिहैब प्रॉपर करें, तो अपने आप ही ये ठीक हो जाता है। फर्दर डायग्नोसिस इसके अंदर एमआरआई करा के हमको पता चलता है, पर अगर आप इसका फिर से एमआरआई करा रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा इम्प्लांट लगाया हुआ है। यूजुअली एसीएल के अंदर हम लोग ऊपर की तरफ एक बटन लगाते हैं और नीचे की तरफ एक स्क्रू लगाते हैं। अगर ये स्क्रू स्टेनलेस स्टील मटेरियल का रहता है तो आप दूसरी बार एमआरआई नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है आप डायरेक्ट डिसीजन ना लें एमआरआई का, आपके डॉक्टर को डिस्कस करें और उसके बाद इसका एमआरआई करवाएं। अगर एमआरआई के अंदर री टेयर होता है, यानी कि आपका रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ लिगामेंट भी टूट गया है, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो लिगामेंट टूट गया उसको निकाल के नया लिगामेंट डालने का सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। ये सर्जरी हो उसके पहले मैं यूजुअली पेशेंट का सीटी स्कैन कराता हूँ। सीटी स्कैन कराने से हमको ये पता चलेगा कि ऊपर नीचे की हड्डी में कोई बोन लॉस है या नहीं, कि हड्डी भी उसके साथ उखड़ गई है या नहीं, हड्डी भी खराब हो गई है कि नहीं, सिर्फ लिगामेंट खराब हुआ है कि लिगामेंट और हड्डी दोनों खराब हुआ है, ये हमको सीटी स्कैन के माध्यम से पता चलता है। बिकॉज रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है, तो मैं ये ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो 2 हड्डियों के बीच का लिगामेंट रहता है, ऊपर की हड्डी जिसको फीमर बोन बोलते हैं, नीचे की हड्डी जिसको टिबिया बोन बोलते हैं। ये है फीमर और ये है टिबिया बोन। तो इसके बीच में ये लिगामेंट इस तरह से रहता है। तो नया लिगामेंट इस तरह से हम लोग डालते हैं। यूजुअल जो कन्वेंशनल सर्जरी होता है उसके अंदर हम लोग उसको ऊपर बटन और नीचे एक स्क्रू के माध्यम से उसको हम लोग फिट करते हैं। तब जब ये फट जाता है तो कभी कभी ये बीच से फट जाता है, कभी कभी ये ऊपर से फट जाता है, या कभी ये नीचे से उखड़ जाता है। तो कहाँ से फट जाता है वो हम लोग को एमआरआई के अंदर देखना पड़ता है। जब हम लोग ये प्राइमरी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो ग्राफ्ट हम लोग बोन में लगाते हैं यूजुअली अपना 8 या 9 मिलीमीटर का एटलीस्ट होता है। तो जब ये हम लोग बोन में लगाते हैं तो स्क्रू भी इतने साइज का हम लोग लगाते हैं।
तो जाहिर तौर से हम लोग अगर देखें तो ये अगर हमने स्क्रू लगाया हुआ है, इतना यहाँ पे जो बोन है वो डिफेक्ट हो जाता है। तो यूजुअली हम लोग इसके अंदर सीटी स्कैन कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो बोन डिफेक्ट है वो कितना हुआ है। अगर ये बोन डिफेक्ट 12-13 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको एक स्टेज के अंदर नहीं कर सकते, इसको 2 स्टेज के अंदर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टेज क्या रहता है? फर्स्ट स्टेज जो रहता है इसके अंदर बोन ग्राफ्टिंग, यानी कि हम आपका ही बोन लेके वहाँ पे ग्राफ्ट तरीके यूज़ करते हैं और जब ये ग्राफ्ट हील हो जाता है तब सेकेंड स्टेज के अंदर हम लोग ये सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर रिवीजन ACL रिकंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो जब भी हम लोग ये रिवीजन ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बोन के अंदर डिफेक्ट हो गया है, हमको उसके अंदर नया ग्राफ्ट डालना पड़ता है। अब यूजुअली जो प्राइमरी ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट का इस्तेमाल होता है, तो रिवीजन सर्जरी के अंदर हमको दूसरा ग्राफ्ट यूज करने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज बोन खराब हो जाता है, बोन में खड्डा हो जाता है, तो मेरा प्रेफरेंस इसके अंदर BPTB यानी कि बोन पटला टेंडन बोन ग्राफ्ट इसका रहता है, क्योंकि उसके अंदर बोन रहता है, नॉट जस्ट टेंडन, वो एक बोन से अटैच्ड टेंडन रहता है। तो ये हम डालते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे बोन आ जाता है दोनों तरफ और बीच के अंदर लिगामेंट आता है, तो इसके अंदर बोन टू बोन हीलिंग होता है, बोन टू बोन हीलिंग। तो उसके अंदर रिवीजन ACL रिकंस्ट्रक्शन का सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हम लोग पेरोनियस ग्राफ्ट या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये घुटने की ऊपर की जो लिगामेंट रहती है उसको भी इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं। ये हुआ सर्जरी के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि रिवीजन ACL मात्र जो दूरबीन से करते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए। तो घुटने की बाहर की ओर एक लिगामेंट रहता है जिसको एक लैटरल लिगामेंट यानी कि एंटेरो लैटरल लिगामेंट बोलते हैं, एंटेरो लैटरल लिगामेंट यानी कि ALL। तो कभी कभी इसको भी हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो एक इसको ये ACL रिकंस्ट्रक्शन को एक सीट बेल्ट इफेक्ट की तरह से हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस यानी कि LET प्रोसीजर हम लोग बोलते हैं। ये प्रोसीजर क्या होता है कि रिवीजन ACL तो हमने कर दिया, बट ये रिवीजन ACL को बाहर की ओर से हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको हम लोग LET बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने नया लिगामेंट डाला बट इसको हम लोग सिक्योरिटी देते हैं, तो इसके लिए अंदर कभी कभी हम लोग फाइबर टेप या फिर इंटरनल ब्रेस नाम के आर्टिफिशियल टेप का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी आपका जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट हमने रिवीजन किया हुआ है उसको बेटर हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका ACL सर्जरी फेल हुआ है और आपको अगर रिवीजन की जरूरत है तो बहुत ही पॉसिबल है, बहुत ही सक्सेसफुल रहता है और आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ये सर्जरी करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको भी ACL लिगामेंट का इंजरी है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे दिक्कत से जूझ रहे हैं और आपको एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो हमें नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।